हेलो एवरीवन, कैसा है? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज देखने वाले हैं सोशल साइंस क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें। आपका अपना चैनल केवीएस कोचिंग सेंटर क्लास 10th का मैथ्स 2 बजे डेली लाइव चलते हैं, तो कंटिन्यू आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो 2 बजे मिल सकते हैं, और ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं केवीएस कोचिंग सेंटर महाराजगंज मधुबनी एंड गुड्डीगाछी महाराजगंज मधुबनी एंड बड़ा बाजार मधुबनी। ओके, तो पढ़ते क्वेश्चन नंबर 1। देखने को मिलेगा आपको मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आपको अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और आपका अपना चैनल केवीएस कोचिंग सेंटर। पढ़ते क्वेश्चन नंबर 1। खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? प्रबंधन कहेगा यहाँ पर, या प्रबंधन से क्या समझते हैं? लेकिन संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। संसाधन का विवेकपूर्ण मतलब संसाधन का सही इस्तेमाल करना ही संरक्षण कहलाता है, क्योंकि किसी भी संसाधन को बनाने में लाखों वर्ष का समय लगता है। इसके विपरीत संसाधन प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया है। इस उत्पादन से लेकर उपभोग तक के शामिल की जाती है। समझ गए होंगे? संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है, क्योंकि किसी भी संसाधन को बनाने में या बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है। इसके विपरीत संसाधन प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया है। इस उत्पादन से लेकर उपभोग तक शामिल किया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो खनिजों के आर्थिक महत्व का वर्णन करें। खनिजों के आर्थिक महत्व का वर्णन करें। आंसर पढ़ेंगे। खनिज एक प्रकार प्राकृतिक रूप से विद्यमान समस्त रूप तत्व है, समरूप तत्व है। खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है, जिसका निश्चित आंतरिक संरचना है। हमारे जीवन में खनिजों का विशेष आर्थिक महत्व है। औद्योगिक उत्पादन के लिए खनिज एक आधारभूत जरूरत होती है। इसके अभाव में न तो किसी का उद्गम एवं न तो किसी राष्ट्र का विकास कल्पना करना की जा सकती है। इसके अभाव में ना तो कुछ हम संभव कर उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं इसका क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। आध्यात्मिक खनिज किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझावें। आध्यात्मिक खनिज किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझावें। आंसर देना। वैसे खनिज जिनमें धातु अंश का अभाव होता है और भंगुर प्राकृतिक का होते हैं, आध्यात्मिक खनिज कहलाते हैं। कहने का मतलब एक बात में कहेंगे, जिसमें धातु का प्राप्ति ना हो उसे हम धातु कहते हैं, और उसी का धात्विक खनिज कहते हैं। इन पर चोट मारने पर यह टूट जाते हैं। डोलोमाइट, हीरा, अभ्रक, चूना पत्थर इत्यादि ये सब क्या है? उदाहरण है। इसमें लाइमस्टोन का सर्वाधिक महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। धात्विक खनिज के दो प्रमुख पहचान क्या है? धात्विक खनिज के दो पहचान निम्नलिखित है। इनको गलाने पर धातु की प्राप्ति होती है। इसे पीटकर तार बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। खनिजों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। खनिज सभ्यता संस्कृति के आधार स्तंभ है। इसके बगैर उद्योगों का विकास नहीं किया जा सकता। चट्टानों के निर्माण में इनकी भूमिका होती है। 2000 से भी अधिक खनिजों का पहचान हो चुकी है। इनमें 30 खनिज का आर्थिक दृष्टि से विशेष महत्व है। धातु की उपलब्धता के आधार पर खनिज दो प्रकार के होते हैं। मैंगनीज के उपयोग पर प्रकाश डालिए। मैंगनीज एक अत्यंत उपयोगी खनिज पदार्थ है। इस्पात निर्माण सहित अनेक मिश्रित धातु निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त सूखा सेल बनाने में, फोटोग्राफी में, चमड़ा एवं माचिस उद्योग सहित रंग रोगन के तैयार करने में इसका उपयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 7 नंबर। मोनाजाइट भारत में कहाँ कहाँ उपलब्ध है? मोनाजाइट भारत में कहाँ कहाँ उपलब्ध है? आंसर। मोनाजाइट केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों के तटीय भागों में इस खनिज का उत्खनन हो रहा है। क्वेश्चन पढ़ेंगे 8। जलोढ़ मृदा से क्या समझते हैं? इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? वैसी मिट्टी जिसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए तलछट के निक्षेप से होता है उसे जलोढ़ मृदा कहते हैं, या जलोढ़ मृदा कहलाती है। तो समझ जलोढ़ मृदा किसे कहेंगे? वैसी मिट्टी जिसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए तलछट के निक्षेप से होता है जलोढ़ मृदा कहलाती है। क्या मृदा कहलाती है? जलोढ़ मृदा कहलाती है। इस मिट्टी में पोटास एवं चूने की अधिकता होती है।
तथा नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी धान, गेहूँ, गन्ना एवं दलहन के लिए काफ़ी उपयोगी है। इसके साथ ही इस मिट्टी में आलू एवं विभिन्न प्रकार का सब्जियां भी काफ़ी मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भू संरक्षण किसे कहते हैं? भू संरक्षण किसे कहते हैं? आंसर लेंगे, मृदा का अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना क्षरण कहलाता है। क्या कहलाता? क्षरण कहलाता है। और यह भू क्षरण कई प्राकृतिक कारणों या गतिशील जल द्वारा 1947 हिमानी सामाजिक लहरों द्वारा नियंत्रित तथा प्रभावित होती है। आई होप आप समझ गए होंगे कि भू क्षरण मतलब मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाना, ये भू क्षरण कहलाती है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों का नाम बतावें। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती है? बताएंगे। आंसर लिखेंगे, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य एक उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और असम है। इस मृदा में गन्ना, चावल, मक्का, दलहन और जैसी फसलें उगाई जा सकती है। क्वेश्चन पढ़ेंगे 11, मृदा निर्माण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? देखिए, मृदा निर्माण के 5 मुख्य घटक हैं: स्थानीय जलवायु, पूर्ववर्ती चट्टानों एवं खनिज का कण, वनस्पति एवं जीव, भू आकृतियाँ, ऊंचाई तथा मृदा निर्माण में लगा समय। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, खादर एवं बांगर में निम्न अंतर है। खादर बांगर में क्या अंतर है? तो निम्न अंतर है। क्वेश्चन है, खादर बांगर में क्या अंतर है? तो खादर बांगर में निम्न अंतर लिखेंगे आप। खादर बांगर में क्या अंतर है मेरे भाई? तो निम्न अंतर है। निम्न अंतर है। नवीन एवं उपजाऊ मिट्टी को खादर कहा जाता है, पुरानी और जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। नवीन एवं उपजाऊ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। पॉइंट नंबर 2 पढ़ना, खादर मिट्टी के बाढ़ का प्रभाव होता है, बांगर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है। उत्तरी बिहार में गंगा का मैदान इसका उदाहरण है, महाराष्ट्र एवं पंजाब भूमि का इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे 13, मृदा संरक्षण के कोई प्रभाव उपाय बताएं। मृदा संरक्षण के प्रभावी उपाय निम्नलिखित हैं। फसल चक्रण पद्धति अपनाकर मृदा के पोषणीयता स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। जैसे कि धान के बदले गेहूँ, गेहूँ के बदल मसूरी के जस्ट फसल को बदल के लगाने का जो क्रिया होगा उसे क्या मृदा का संरक्षण में कोई प्रभाव बताया रहेगा, मतलब कंटिन्यूअस बना रहेगा। पढ़ेंगे 2 नंबर, रासायनिक उर्वरक की जगह जैविक कंपोस्ट का खाद का उपयोग करके मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? आंसर पढ़ेंगे, फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषण स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। गेहूँ, चावल, मक्का, आलू आदि के लगातार उगाने से मृदा के पोषक तत्व में कमी हो जाती है। इसके तिलहन व दलहन की खेती में पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, इसलिए फसल चक्रण की मृदा संरक्षण में मदद मिलती है। इसलिए मृदा संरक्षण क्या होती है उसके मिलती है। समझ गए कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। तो फसल चक्रण मृदा के पोषण स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। गेहूँ, चावल, मक्का, आलू आदि के लगातार उगाने से मृदा के पोषक स्तर तत्व में कमी हो जाती है। इसी के तिलहन व दलहन की खेती में पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसे ही नाइट्रोजन का स्थानांतरण होती है, इसी कारण फसल चक्रण की मृदा संरक्षण की जाती है। पढ़ेंगे क्वेश्चन 15, समुच्चय कृषि से आप क्या समझते हैं? जब पर्वतीय क्षेत्र में ढालों पर वृत्ताकार रूप में खेती की जुताई कर कृषि
कार्य किया जाता है तो उसकी आकृति समुच्चय रेखा की तरह दिखाई पड़ती है। इस प्रकार से खेतों के पोषणीय तत्व जलों के साथ नहीं बदलते, मृदा की उर्वरता बनी रहती है। मृदा की क्या रहती है? मृदा की उर्वरता क्या रहती है मेरे भाई? बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, चिपको आंदोलन का वर्णन करें। चिपको आंदोलन के वर्णन करें। आंसर पढ़ना, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल पर्वतीय जिलों में अनपढ़ जनजातियों द्वारा सन 1972 में यह आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन में स्थानीय लोगों को हरे भरे पेड़ पौधों को काटने से बचाने के लिए अपने आक्रोश में घेर कर इसी की रक्षा करते थे। मतलब अपने चारों तरफ घेर कर उसे क्या करते थे? रक्षा करते थे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, वन का पर्यावरणीय महत्व का वर्णन करें। वन का पर्यावरणीय महत्व का वर्णन करें। वन एक प्राकृतिक अनुमान उपहार है। वन प्रकृति का अनुपम उपहार है जिसके आंचल में मानव आदिकाल से पोषित होता रहा है। वन जलवायु का सच्चा मानक है। इस तरह वन की भूमिका जल का अवशोषण कर बाढ़ के खतरे को रोकती है, तो दूसरी तरफ अच्छा वर्षा भी कराती है। यह वन प्राणियों को भी आश्रय प्रदान करती है। यह वन प्राणियों को भी क्या करती है? आश्रय प्रदान करती है तथा वन प्राणियों के साथ ही मानव को भी अनेक आवश्यक जीवधारियों को वस्तुएं देती है। जीव मंडल में मानव जावो और जलवायु के संतुलित स्थिति प्रदान कर संतुलित परिस्थिति तंत्र का निर्माण में सर्वाधिक योगदान देता है। क्वेश्चन पढ़ने वाले 18 नंबर क्वेश्चन, पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? आंसर पढ़ना, पेट्रोलियम एक शक्ति साधन है जिसका हमारे जीवन में बहुत ही अधिक महत्व है। पेट्रोलियम एक शक्ति साधन है जिसका हमारे जीवन में इसका एक मुख्य उपयोग यातायात के साधनों में ईंधन के रूप में है। इसके अलावा औद्योगिक मशीनों में भी स्नेहक के रूप में होता है। पेट्रोलियम का उपयोग वस्त्र, उर्वरक, रसायन उद्योग, कीटनाशक दवा एवं कृत्रिम रबर बनाने में भी किया जाता है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं 19 नंबर, जैव और अजैव संसाधनों से आप क्या समझते हैं? जैव और अजैव संसाधनों से आप क्या समझते हैं? आंसर पढ़ेंगे। जैव उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो वर्ग में बांटा गया है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो वर्ग में बांटा गया है, एक है जैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन। जैव संसाधन डैश देंगे, जीव मंडल में विद्यमान जीव जैसे पक्षी, मछलियाँ, पेड़ पौधे और स्वयं मनुष्य जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। पेड़ पौधे और स्वयं मनुष्य जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इनमें अनुकूल प्राकृतिक परिस्थितियों में संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ये सजीव होते हैं और इनमें बुद्धि की प्रक्रिया चलती रहती है, यानी वृद्धि की प्रक्रिया क्या होती रहती है? इसमें चलती रहती है। इसे हम क्या कहेंगे? जैव संसाधन। एक हो गया मेरे भाई अजैव संसाधन, ध्यान देना। अजैव संसाधन वातावरण में पाए जाने वाले सभी निर्जीव पदार्थ जैसे खनिज, चट्टानें, मिट्टी, नदियाँ, पर्वत इत्यादि अजैविक संसाधन कहलाते हैं। इनमें वृद्धि नहीं होती, इनके उपयोग से इनका भंडार समाप्त होता है। मतलब जिसका एक बार इस्तेमाल करेंगे दोबारा इस्तेमाल ना करेंगे उसे हम अजैव संसाधन कहते हैं। चलिए आखिरी क्वेश्चन पढ़ने वाले वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन पढ़ने वाले, बीज संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है? स्पष्ट करें।
संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। आंसर पढ़ेंगे। आज के वैज्ञानिक युग में तत्कालीन का महत्वपूर्ण स्थान है। तकनीक के बल पर प्राकृतिक संसाधनों की कमी होने पर भी कोई देश की विकसित देशों की पंक्ति में खड़ा हो सकता है। उदाहरण के लिए जापान को लिया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधन की कमी के बावजूद इस देश ने अपनी तकनीक एवं विवेक के आधार पर स्वयं को विकसित देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर लिया है। मतलब आपके पास अगर हुनर है, नॉलेज है, दिमाग है, तो आपके पास कुछ ना होते हुए भी आप बहुत अच्छे मतलब रिसोर्सेज के पर्सन बन सकते हैं। आपको लोग वेट देगा, आपको लोग खोजेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास वो माइंडलिटी और पावर है। इसकी वजह से आप देखिए, जैसे कि जापान के पास ना कुछ रहते हुए भी जापान एक शक्तिशाली राष्ट्र में अपना काउंट करवाता है, ये मतलब अपना नाम रखता है। आधार पर स्वयं को विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा किया है। इसके संसाधन निर्माण में तकनीक की भूमिका स्पष्ट हो सकती है। तो ओके, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आपका अपना चैनल। थैंक यू वेट्स ऑफ ऑल एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय।